हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। और गाइस, यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज जो हम करेंगे वो है चैप्टर नंबर 36 का पार्ट 2 करेंगे। और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, जो कि है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। तो गाइस, यहाँ पे है सिलेबस देख लीजिए, दोनों तरफ देखते हुए चलिएगा। तो हमने फर्स्ट चैप्टर से स्किप किया है, बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 36 यानी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले होता है इसमें नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग गाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, जो कि है, चलिए स्टार्ट कर दें फिर। दोस्तों, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, यहाँ लिखा है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। देखिए, लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, इनको हटाने का काम कौन करता है, मतलब राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पे जो इसने कहा कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं यानी कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का परामर्श जरूरी है। वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। क्या काम करता है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, क्या काम करता है? लिखा है संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराता है, बिल्कुल सही है। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है। किसी राज्य के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुति करना। तो ये देखिए, क्या ये ऐसा कुछ करता है? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहता है क्या? चलिए अभी देखेंगे। फिर लिखा है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना। चलिए, तो थर्ड तो हमें पूरा का पूरा गलत ही लग रहा है गाइस। तो जैसे अगर हमें थर्ड गलत लग रहा है तो थर्ड यहाँ से कटेगा, थर्ड यहाँ से कटेगा, सभी और चारों सही कभी नहीं हो सकते, क्योंकि थर्ड तो वैसे भी गलत है। बाकी यहाँ पे आपके पास थर्ड नहीं है तो 1, 2 एंड 4 आंसर हो सकता है। तो इस तरह से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई एक में भी डाउट होता है तो आप इस तरह से भी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, यानी कि 1, 2 एंड 4 आपका सही है। तो इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 324 इंपॉर्टेंट आर्टिकल के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करना, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में, मतलब इस आयोग में निहित होगा। और क्या है, इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति जो है आर्टिकल 324 के तहत संसद में निहित है। किस में निहित है गाइस? संसद में। तो ये लाइन याद रखिएगा। फिर लिखा है किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हालांकि आर्टिकल 356(5) के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई। देखिए, हमने कहा राष्ट्रपति शासन लग गया किसी, अब देखिए निर्वाचन आयोग यहाँ पे क्या काम कर रहा है। किसी राज्य में गए क्या लग गया? आपका राष्ट्रपति शासन लग गया, राइट। अब 1 वर्ष के लिए लगा है राष्ट्रपति शासन। अब अगर आपको इसको 1 वर्ष से ज़्यादा करना है तब की कहानी की बात हो रही है। यानी कि इस आर्टिकल के तहत क्या है, अगर अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो। यानी कि देखिए, मतलब इसने ये कहा कि 1 साल तक तो लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, अब उससे आगे बढ़ाना है। तो उसके कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ ऐसा कारण होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे या तो आपका क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, या पूरे भारत में लगा हुआ है, या किसी राज्य में, पूरे राज्य में लगा है, या किसी एक भाग में लगा हुआ है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे। अब देखिए निर्वाचन आयोग का यहाँ पे काम क्या था। तो और निर्वाचन आयोग ये कह दे कि इस अवधि के दौरान राज्य में जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ना गाइस, वो संभव नहीं है, मतलब वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब जो विधानसभा के आम निर्वाचन में समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगा 1 साल हो गया, अब इसने कहा कि 1 साल से ज़्यादा बढ़ाएं। तो निर्वाचन आयोग अगर यहाँ ये कह दे भैया विधानसभा के चुनाव हो ही नहीं सकते क्योंकि देश में स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो वो 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। देखिए, निर्वाचन आयोग का यहाँ पे ये काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नांकित
कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? देखिए इसने लिखा मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन, एन क्या है? नियंत्रण। चलिए, संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है इसने कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है चुनाव का संचालन, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है विधानमंडल के चुनाव के लिए जो है उचित प्रावधान करना। चलिए गाइस, ये जो है ना विधानमंडल के चुनाव के लिए जो उचित प्रावधान करना, ये काम जो है आपका निर्वाचन आयोग का नहीं है, ठीक है। अभी हम जितना पढ़ के आए हैं सिर्फ उतने पे ध्यान दीजिए, कुछ नया होगा तो जरूर, जैसे कि यहाँ पे ये काम तो इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा सकता है, मतलब जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। लिखा है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? अच्छा, किसका नहीं करता है निर्वाचन आयोग? तो गाइस जो ये स्थानीय निकाय होते हैं ना, जैसे कि पंचायत और आपका नगर पालिका, इसका नहीं होता। अब इसका कौन कराता है? इसका कराता है राज्य, ये भी करवाता है निर्वाचन आयोग, लेकिन राज्य का निर्वाचन आयोग। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है स्थानीय निकाय के चुनाव कराता है, यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। और किस आर्टिकल के थ्रू कराता है? आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA, मतलब यहाँ से पंचायत और यहाँ से होता है नगर पालिका। देखिए पंचायत एंड नगर पालिका, कौन? राज्य निर्वाचन आयोग, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, मतलब वो क्या काम कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति पदों के लिए निर्वाचन कराना, तो नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं कराता है। अब इसने कहा नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन कराना, नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। फिर निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन करना, मतलब कि अगर निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निर्णयन करवाता है, क्या ये करवाता है? तो गाइस देखिए इसका आंसर है कोई भी नहीं, मतलब इसमें से ये कोई काम नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहली चीज ये आपको पता होगी क्योंकि हम उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, ठीक है, और राज्यसभा भी पढ़ चुके हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के जो उपसभापति का निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्य करते हैं। मतलब लोकसभा के तो लोकसभा के सदस्य करेंगे, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सदस्य करेंगे। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका करती है। जैसे कि जब 2019 में इलेक्शन हो रहे थे, बहुत सारे नेताओं का हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि कौन करता है? न्यायपालिका करती है। फिर लिखा है कि नगर पालिका और नगर निगम के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चन ऑप्शंस गलत है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग जो है 5 सदस्यीय निकाय, तो गाइस गलत। एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 होते हैं आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, यानी कि 3 सदस्य हो गए। फिर लिखा है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए जो है चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ओके, कौन कर रहा है? क्या संघ का गृह मंत्रालय कर रहा है। चलिए अभी देखते हैं। फिर लिखा है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित जो है विवाद निपटाता है। चलिए गाइस यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें नई हैं, IAS 2017 का ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं पहले, फिर ऑप्शन देखेंगे। लिखा है भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब लिखा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होती है। तो इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, ना कि गृह मंत्रालय। तो इसने कहा आम चुनाव के लिए या उपचुनाव के लिए जो आपका कार्यक्रम है, चुनाव कार्यक्रम है, कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग, ना कि गृह मंत्रालय। तो ये तो हो गया गलत, गृह मंत्रालय नहीं करता है। तो हमने कहाँ पढ़ा था इस गृह मंत्रालय वाला? ऑप्शन 2 गलत। तो ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 2 गलत। तो हमारा आंसर देखिए बहुत सिंपल 3 आ गया, ठीक है। और पहले वाला क्या था? इसमें 5 सदस्य है तो ये भी गलत था आपका गाइस। ये 3 सदस्य होते तो ये वाला भी गलत, ठीक है, 1 भी गलत। तो आंसर है सिर्फ 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं उनके विभाजन उनके विलय से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निपटारा करता है। तो यहाँ कुछ नया जो है गाइस आपको क्या पढ़ना है, ये रहा आपका कुछ नया।
ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में किसका जो है संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना और चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। देखिए शांतिपूर्ण तो ये चाहेगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो, और इसकी वैधता का निपटारा कर, देखिए बस एक यही है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अब ये क्या कौन करता है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा विधान परिषद के लिए कौन संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक जारी करते हैं। तो यहाँ आपको कुछ मिलेगा नया, तो इस पर रखिएगा ध्यान। यानी कि अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति या फिर आपका राज्यपाल या फिर प्रशासक, ठीक है। तो और सिफारिश लेते हैं हम किससे लेते हैं, ये लोग चुनाव आयोग से लेते हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। किस समय होगा, निर्वाचित तिथि, ये सब कौन बताता है, आपका निर्वाचन आयोग बताता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर है ए, यानी कि अधिसूचना चुनाव आयोग नहीं करता है जारी, कौन करता है, या तो प्रेसिडेंट करता है या गवर्नर करता है या जो प्रशासक होते हैं यूनियन टेरिटरीज में वो करते हैं। लिखा है भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए पहले आंसर ही देख लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा रहेगा। तो देखिए, तो में कौन सा सही है, इसमें लिखा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। वही क्वेश्चन है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत के विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं भारत के निर्वाचनों के लिए। बहुत सारे निर्वाचन होते हैं जिसके लिए हमने क्या है, निर्वाचन प्रणालियाँ होती हैं, तो भारत में कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो इसमें लिखा है वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ओके। फिर लिखा है कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है संचयी मतदान प्रणाली, ओके। तो वैसे देखिए इसका आंसर है 1 और 2, मतलब समझते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर, जैसे कि गाइज हम आप 18 साल से ऊपर हो गए, हम गए वोट दे के आ गए, कहाँ, लोकसभा के विधानसभा के, तो ये तो सही है, ठीक है। और ये जो है आपका एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये जब आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट और क्या है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो हम देखते हैं कि इसी तरह से होते हैं, ठीक है। ये भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है, राइट। फिर इसमें अब आ गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, तो ये गलत है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, तो ये भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। चलिए आइए समझते हैं। तो भारत के निर्वाचन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम वोट करते हैं, यानी हम आप जनता वोट करती है। अप्रत्यक्ष में गैस हम और आप नहीं वोट करते हैं, हमारे द्वारा चुना हुआ कोई जो है लाइक विधानसभा में बैठा है तो वो कहीं आगे वोट करेगा, या हमारी बस यही लोग करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। चलिए, लिखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा और विधान परिषदों हेतु जो है निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। ये हमने जब पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा विधानसभा, जब ये सब हमने पढ़ा था तब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव क्या होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, प्रत्यक्ष ढंग से होते हैं, यानी कि लोकसभा के लिए भी हम और आप प्रत्यक्ष रूप से जाके जो है वोट करते हैं। लोकसभा मतलब गई जिससे आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। और ये राज्य के विधानसभा, हर एक राज्य में अलग अलग विधानसभा होती है, तो उससे हम क्या, उससे आगे कौन चुना जाता है, सीएम बनता है, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसमें हम जो है डायरेक्ट वोट करते हैं। जैसे कि अभी गए फरवरी में आप देखेंगे कि यूपी का इलेक्शन है, ठीक है, यूके में इलेक्शन है, गोवा में इलेक्शन है, पंजाब में, ठीक है। चलिए, तो वो हम और आप करेंगे प्रत्यक्ष, ये इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि जनता जिसमें डायरेक्ट करती है। अब लिखा है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। सांसद की अयोग्यता, सांसद मतलब जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, तो इसमें निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, मतलब राष्ट्रपति देता है लेकिन परामर्श ले लेता है निर्वाचन आयोग से। अब लिखा है संविधान के आर्टिकल 102
के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरता का उल्लेख है। और इस संदर्भ में क्या है, संविधान के आर्टिकल 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का निश्चय जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। और जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी जो आपके प्रश्न है उसका निश्चय जो है आपका संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत कौन करता है, सभापति या फिर अध्यक्ष करता है। मतलब दो बातें कह दी इसने। कहा डिस्क्वालीफाई करने का काम कौन करता है, आपका राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श लेता है आपको निर्वाचन आयोग से। लेकिन वहीं अगर हम दल परिवर्तन की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे निर्भर मतलब डिस्क्वालीफाई कौन करता है, मतलब ये कहता है कि भाई आप अयोग्य हैं, तो वो या तो राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है। फिर लिखा है कि संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है। किसकी, अभी हमने देखा भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेता है। तो गाइस यहाँ देखिए ये होगा इसका आंसर बी। अब चलिए, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है, देखिए गाइस क्या है, जैसे इसने कहा राज्य की विधानसभा, एक कोई क्षेत्र है, यहाँ से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है विधानसभा इलेक्शन में, ठीक है, तब उसको क्या एक जमानत राशि देनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या है, ये इसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसमें होता है कि आपको यार कि इतने % वोट मिलने चाहिए, अगर आपको इतने % वोट नहीं मिलते तो जो भी आप जमानत राशि देते हो वो जब्त हो जाती है, राइट। तो इसने कहा कि जब जमानत राशि खो देता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक है। मतलब संख्या जो है जितने भी लोग खड़े हुए हैं, मतलब एक क्षेत्र से सपोज कि बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो क्या होगा कि आपको उतने वोट ही नहीं मिल पा रहे हैं इस जितने एटलीस्ट चाहिए आपको जमानत राशि जब्त ना हो उसके लिए। लेकिन अगर हो रही है तो इसका मतलब इसने कह दिया कि निर्वाचन लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में क्या है जमानत राशि रखनी पड़ती है, ठीक है। यदि वह कुल पड़े वैध मतों का अगर 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता तो ये राशि वो खो बैठता है, यानी कि वो राशि जब्त हो जाती है। फिर दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक है तो ऐसा संभव हो सकता है कि आपको 1/6 पर मतलब सपोज कि उस क्षेत्र में 100 लोग हैं, तो इसने कहा कि भैया आपको कम से कम 1/6 यानी कि 1/6 में कितना हो गया गाइस, ये कुछ हो जाएगा आपका ये गाइस कुछ हो जाएगा आपका 17 एटलीस्ट 17, 18, 19 लोगों जो व्यक्ति हैं वो कम से कम इसे वोट दें 100 में से। अगर इतने व्यक्ति वोट नहीं दे पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त। तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है कि बताइए आप इतने भी वोट नहीं ले पाए। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है तो कौन करता है गाइस, संसद करती है। देखिए यहाँ लिखा है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा बनाए गए क्या आपका एक्ट था यानी कि अधिनियम था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 83 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह सजा के दौरान और उसके पश्चात जो अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए संसद की सदस्यता या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। मतलब ये एक व्यक्ति है, इसको न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुना दी या 2 वर्ष से ज़्यादा, तो ये क्या होगा अब गाइस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगा या नहीं चुनाव लड़ पाएगा, एक चीज़। दूसरा उसके आगे भी 6 साल के लिए वो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए ये क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है अगर 2 या 2 साल की सजा सुना दी जाए न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को। तो इसके अतिरिक्त यह है इसी अधिनियम की धारा 81 के तहत वर्णित विशेष अपराधों के लिए दोष सिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्ष की अवधि हेतु कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान या उसके बाद 6 वर्ष की अवधि हेतु जो है संसद की सदस्यता चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसने कहा जुर्माना होने पर भी 6 वर्ष की अवधि हेतु या कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान और उसके बाद 6 साल तक सदस्यता भी नहीं और चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ठीक है, अयोग्य है। अब लिखा है चुनाव की घोषणा हेतु
होते होते ही क्या है, राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब यहाँ पे क्या होता है गाइस, आचार संहिता लग जाती है। फिर लिखा है आचार संहिता को संसद के अधिनियमित, मतलब संसद ने अधिनियमित किया था। चलिए आइए समझते हैं। तो अच्छा, इसका देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए तो सत्य है, लेकिन जो ये है आर जो है दूसरा वाला हमने पढ़ा था वो असत्य है। चलिए समझते हैं। इसने कहा आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज होता है जो उनके आचरण, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। मतलब ये है कि यार इलेक्शन होने वाला है, अब आप रैली में खड़े होकर कुछ भी आलतू फालतू बकवास नहीं कर सकते, आलतू फालतू एक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, आदर्श आचार संहिता। ये राजनीतिक दल की सहमति से विकसित किया गया है, ठीक है, उन पर बाध्यकारी होता है। मतलब ये देखिए सहमति किसकी थी, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप तो अब ये भी आई है, ठीक है, तो इससे पहले से ही चल रहा है। तो वैसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी सहमति से ये स्टार्ट हुआ है या विकसित हुआ है, और ये उनके लिए क्या है, बाध्यकारी भी है। अगर आप कुछ ऐसा, कोई भी नेता यानी कि रैली के टाइम कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर देता है या उसका एक्ट कुछ गलत होता है, तो वैसे उस पर जो है मतलब उस पर थोड़ा बहुत जैसे सजा, मुकदमा, ये सब हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा क्या है, निर्मित की जाती है। मतलब किसके द्वारा निर्मित की जाती है, निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है। मतलब जब क्या हो जाता है कि भैया अब यहाँ इस समय से जो है इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले ही घोषित हो जाती है और चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। मतलब जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है चुनाव तब तक लगी रहती है। लिखा है भारत संघ बनाम हरबंश सिंह जलाल व क्या है अन्य सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर लिखा है उपरोक्त से स्पष्ट है कि कथन ए जो है सही है, आर गलत है, और आंसर हो गया आपका सी। चलिए लिखा है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। ओके, तो ये क्या है आपका, क्या मूल अधिकार है? नहीं, हमने मूल अधिकार पूरे पढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरे से नैसर्गिक अधिकार है, ऐसा भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, ये है आपका विधिक अधिकार है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। इसने कहा जो आपका एक्ट है यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, ये धारा नहीं याद होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस, ये एक्ट याद रखिएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचक अधिकार यानी कि इलेक्टोरल राइट्स को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति से किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या ना होने या उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या ना लेने और चुनाव में मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। मतलब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मतलब चुनाव में आप उम्मीदवार भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उम्मीदवार हो गए हैं, नाम वापस लेना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं, चुनाव में मतदान करना भी चाहते हैं, नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, तो ये आपका अधिकार है, मन है आपका, ये आपको इस एक्ट में मिलेगा। अब देखिए लिखा है ज्योति बसु एवं अन्य बनाम क्या है, देवी घोषाल और अन्यवाद में, ठीक है, ये केस है कोई। तो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को जो है विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये अधिकार है ना वो आपका क्या है, विधिक अधिकार है, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार आपका विधिक अधिकार है। तो इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मताधिकार का वर्णन किया गया। मत अधिकार मतलब कि अगर आप 18 साल हैं से बड़े हैं, 18 साल से ज़्यादा हैं, तो मताधिकार मतलब आप वोट दे सकते हैं, ये भी आपका एक विधिक अधिकार है, ठीक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जो है मताधिकार को विधिक या फिर कह सकते हैं वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है ये आपका विधिक है या वैधानिक अधिकार है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपके यहाँ विधिक हो सकता है या वैधानिक अधिकार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, अभी हमने पढ़ा विधिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, तो इसमें लिखा है वैधानिक अधिकार, तो ये हो गया आपका विधिक या वैधानिक, एक ही बात है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा गाइस। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग ऐसे ही। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूंकि ये संसद द्वारा बनाए गए क्या है, अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अतः यह क्या है, एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार यानी कि विधि के द्वारा मिला हुआ है, यानी कि अधिनियम के द्वारा मिला है, संसद के द्वारा, इसलिए विधिक है। हालांकि लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी
जो उत्तर कुंजी है उसमें मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना है। इसका आधार संविधान के आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। तो गाइस ये आप बिल्कुल मत करिएगा, ये गलत है, संवैधानिक अधिकार मत करिएगा, आप विधिक या वैधानिक अधिकार ही लिखेंगे, चाहे ये कुछ भी हो। लिखा है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। देखिए पहले क्या था, 21 साल था, फिर क्या होता है 61वां संविधान संशोधन होता है, 19 संशोधन अधिनियम आता है 1988। उसके बाद क्या होता है, जो ये 21 साल वाले ही वोट दे सकते थे या उससे ज़्यादा वाले, यहाँ पे जो एज है उसको 21 से कर दी गई 18 वर्ष, राइट। तो जो क्या है आपका 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। तो नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया होगा, ऑब्वियसली 1989 में किया गया होगा, ठीक है। और कौन सी लोकसभा, 9th लोकसभा के आम चुनाव में किया गया होगा, ठीक है। मतलब 21 से 18 साल कर दिया गया। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, तो 61st, कितने 21 से हम कहाँ पहुँचे हैं 18 साल, और 1989 में हुआ, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। फिर लिखा केंद्र और राज्य में व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन से नंबर का वो संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये था आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में, ठीक है। वैसे तो 1988 होना चाहिए वैसे, चलिए 1989 ही मान लेते हैं क्योंकि ये प्रभावी तो 1989 में हुआ है। फिर लिखा है किस संविधान संशोधन द्वारा, फिर वही है 21 से घटाकर 18, तो 61 होता है 61, तो यहाँ पे लिखा है 61। लिखा है भारतीय संविधान का 61वां संविधान मतलब संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो किस एक से संबंधित है, मताधिकार की आयु को घटाने से। फिर लिखा है कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकारों को मान्यता दी गई है। कौन सा अनुच्छेद, अभी हमने देखा था आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, आर्टिकल 326, ठीक है। तो भाग कौन सा है 15, आर्टिकल कौन सा है 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है, और इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है को ऐसी तिथि को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का है, ठीक है। तो वही सब है गाइस इसमें। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, और इस संविधान और समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट, अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोकसभा और विधान सभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल कौन सा गाइस पढ़ा था हमने, आर्टिकल 326, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें लिखा है पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्वाचित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु, तो गाइस कितनी हो गई, 18 साल हो गई थी। इसमें कुछ नहीं है, इसको आप ही पढ़िएगा। लिखा है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों से सम्मिलित है। लिखा है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, एक बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक जो है निर्वाचित सूची होगी, ठीक है। फिर लिखा है धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। फिर लिखा है राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के जो है मानक स्थापित करने की जो है आपकी स्वतंत्रता होगी। देखिए इसका आंसर है सभी चारों, इसमें सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो चारों ही सही है। आइए हम समझते हैं थोड़ा सा। लिखा है संविधान के अनुसार आर्टिकल 326 में जो है आपका में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। एक चीज़ ये हम जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। फिर लिखा है साथ ही आर्टिकल 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन सूची होगी। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इसमें से किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा, ठीक है।
मतलब कहो कि इस वजह से ये सूची में नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर लिखा है इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें आपका सारे ही ऑप्शन जो है आपके सही है गाइस। ठीक है, चलिए, लिखा है निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो गाइस ये क्या है, निर्गम मत सर्वेक्षण, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं। पहले ऑप्शन देखने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है तो। देखिए क्या लिखा है, निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल। ठीक है, अब एग्जिट पोल क्या होता है उसकी बात करेंगे। वह पद्धति है जिससे जो है मतदान के तुरंत बाद ये पता लगाया जाता है। एग्जिट पोल आप लोग सुनते होंगे, जैसे इलेक्शन हो जाते हैं फिर हर न्यूज़ चैनल वाले एग्जिट पोल एग्जिट पोल एग्जिट पोल करते रहते हैं। तो जिससे जो है मतदान के तुरंत बाद ये पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। मतलब ये हुआ, देखिए एग्जिट पोल में क्या होता है, जैसे ही आप वोट दे के बाहर आए तो एक न्यूज़ रिपोर्टर खड़ा होगा, कहेगा कि किसको वोट दिया है, तो वो बोल देगा बीजेपी। फिर दूसरा आया, उसने कहा किसको वोट दिया, उसने कहा कांग्रेस। तीसरा आया, उसने कहा कांग्रेस। फिर चौथा आया, उसने कहा कांग्रेस, या फिर कोई आया फिर बीजेपी बीजेपी, ऐसे करके हो रहा है। तो एक अनुमान लगा लिया जाता है कि गाइस क्या रिजल्ट हो सकता है। ये होता है आपका एग्जिट पोल। और एक होता है जनमत सर्वेक्षण, ये कब होता है, जैसे आपने देखा होगा चुनाव होने वाले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर लोगों के पास जा जाके पूछेंगे बताइए आपकी क्या राय है, बताइए आपकी क्या राय है। तो वो इलेक्शन से पहले राय पूछने लगते हैं, तो थोड़ा आइडिया उससे लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि 2009, वैसे कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें लिखा है 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की जो संख्या है मिलियन में, मतलब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, लगभग कितनी है। मिलियन में लगभग कितनी है। वैसे 2009 लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आया है ये 2004 में, ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि भविष्य का इसने पहले कैसे पूछ लिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव आम चुनाव में निर्वाचकों की कुल संख्या लगभग 714 मिलियन थी। 19 के लोकसभा आम चुनाव में निर्वाचकों की कुल संख्या 908.72 मिलियन थी। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस, वैसे इस पर ध्यान देने की इतनी खास जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा है लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। अब ये हाल के संशोधन कह रहे हैं तो हम वर्ष देख लेते हैं। तो ये वर्ष है 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाल के तभी कह रहा है क्योंकि ये 1996 की बात है, तो ये हाल हो गया, मतलब आसपास का हो गया। तो गाइस यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। मतलब दूसरा इसमें लिखा है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति जो है निक्षेप में वृद्धि की जाएगी। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यह चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को जो है प्रत्यादेश नहीं किया जा सकता। चलिए हम इसे समझते हैं गाइस, फिर आप लोग जो है ना मैच कर लीजिएगा। 1, 2 और 4 सही है, बाकी तीसरा गलत है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के संदर्भ में सही है। ठीक है, कौन सा 1, 2 और 4, और ये वाला गलत है, थर्ड वाला जो भी ऑप्शन था वो गलत है। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो 1996 का लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर आधारित था। अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव या साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपनिर्वाचन में 2 से अधिक क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, मतलब आप जो है 2 क्षेत्रों से खड़े हो सकते हैं। जैसे अभी आपने 2019 का इलेक्शन देखा होगा गाइस,
तो वो दो जगह से खड़े थे, ठीक है, एक यूपी में खड़े थे, एक वो जाके नीचे कहीं केरला में खड़े थे या कर्नाटका में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब लिखा है यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होता। अब इतने पे क्या है, चुनाव को नहीं रोका जाता, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिनेश गोस्वामी समिति से सिफारिश, मतलब इस समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी क्या है निधियन की। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है दिनेश गोस्वामी 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। ठीक है, फिर है इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधार पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा मतदान सूचियों की अतिरिक्त क्या है प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संबंध में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ठीक है, क्वेश्चन आया आपका आईएएस में, ऐसा क्वेश्चन उसी में आ सकता है, इसलिए ध्यान कम देंगे भी तो चलेगा। फिर है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधार से। लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण के संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। लिखा है लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति और 44 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चलिए आगे एक देख लिया हमने, कथन 2 देखते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। चलिए ठीक है, फिर लिखा परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ओके, चलिए गाइस यहाँ पे हम पहले समझते हैं, फिर इसमें चलिए सी यानी कि 1 और 3 गलत है और दूसरा वाला सही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला वाला गलत है फिलहाल। लिखा है वर्ष 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें आपका एससी के लिए हैं एंड 47 सीटें जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि 84 और 47, और हमारा यहाँ पे क्या लिखा है 84 एंड 47, एसटी के लिए है 47, इसलिए पहला गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला हो गया गलत। फिर लिखा है परिसीमन आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किसी निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन एवं उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है इसने कहा लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब परिसीमन आयोग का जो भी आदेश है आप किसी न्यायालय में जाके उसमें चुनौती नहीं दे सकते, एक बात लिखिए। दूसरा इसने लिखा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, तो दोनों सही हैं फिलहाल। आइए समझते हैं थोड़ा सा। लिखा है परिसीमन आयोग के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्थापना कौन करता है? भारत सरकार। इसका मुख्य कार्य क्या है? विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, यानी कि जो भी जनगणना हुई है उसके आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। ये आयोग एक शक्तिशाली संस्था है और जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही दूसरा ऑप्शन था, वो भी सही है। तो इसके जो आदेश हैं लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, अब लिखा है अब तक भारत में 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, सिर्फ 5 बार। ठीक है, देखिए 52 में,
63 में, 1963 में, 73 में, उसके बाद देखिए 83 में नहीं हुआ, 93 में नहीं हुआ, फिर 2002 में हो गया, फिर 2000 कुछ 12-13 में होना चाहिए वो नहीं हुआ, और उसके बाद 2020 में हो गया गाइस। ठीक है, तो 5 बार हो गया, बीच के कुछ स्किप हो गए, हर 10 साल पे होता है, तो वही है। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। चलिए ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हितों, विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को जो है सुलभ बनाती है। चलिए, तो आइए इसका क्वेश्चन होगा गाइस। अच्छा, ये है यूपी लोअर सब मेंस 2013। तो देखिए इसमें लिखा है कि दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है एक ही। चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसे। इसमें लिखा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों का उसकी संख्या के अनुपात में यथोचित जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, सपोज कि ये एक जनरल कैटेगरी से कोई खड़ा है, एक किसी कैटेगरी से, एक अल्पसंख्यक का कोई है, तो गाइस जैसे जैसे अगर सबको मत मिलेंगे ना, तो उसी हिसाब से क्या होगा, उसके प्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो जैसे जैसे मत मिलेगा उसी हिसाब से, जैसे जैसे सपोज ये जनरल का है उसको कुछ मिला, ठीक है, ये आपका अल्पसंख्यक वर्ग का है, कोई सपोज कि एसटी का है मान लेते हैं, ठीक है, ये किसी वर्ग का है, तो सपोज कि इसे अल्पसंख्यक वर्ग वाले को जितने परसेंट जो है वोट मिल गए, सपोज 21, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका प्रतिनिधि खड़ा हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है कि जैसे सपोज कि कुछ पार्टीज से लोग खड़े हैं, ठीक है, इसके आगे 35 वोट इसको मिल गए, इसको मिले 21 वोट, इसको मिले 20, तो गाइस कुछ भी हो जीतेगा यही, सामने आएगा यही। ठीक है, बाकी उधर होता है पार्टी पार्टी, इधर तो एक एक क्षेत्र में अलग अलग चलता है। ठीक है, यहाँ लिखा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। फिर लिखा है उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। ठीक है, जहां पे 2 दल हैं गाइस, वहां क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत ही नहीं है, एक को ज़्यादा वोट मिलेंगे, एक को कम मिलेंगे ऑब्वियसली। तो देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी कि जो जिस समूह से है और उसको जितने % वोट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बट हमारे में ऐसा फिलहाल नहीं होता है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं उस पार्टी से आ जाता है कोई। लिखा है अतः जहाँ देश में मात्र 2 ही दल हैं वहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित है, वहाँ पे मतलब ये क्या है, महत्वहीन है, क्योंकि गाइस उसमें क्या है, वोट या तो आप एक दल को देंगे या इसे देंगे या इसे देंगे। ठीक है, जिसको भी दे दो वही बात है, इसको अगर 51 मिल जाते, इसको 49 मिल जाते, जीत गया। लेकिन भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण है गाइस M3। आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ लिखा है पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपैट युक्त ईवीएम का M2 M3 संस्करण आयोग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कौन सा गाइस, M2 या M3 संस्करण। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से जो है बनाया गया था, तो गाइस हमने देखा था 3 सदस्य बनाया इसने 1989 से। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था आपका, 16 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ और सिर्फ एक होता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मतलब 15 अक्टूबर 1989 तक। फिर 16 अक्टूबर 1989 के बाद क्या हुआ, एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हो गए अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, फिर क्या होता है, 1 जनवरी 1990 तक ये 3 रहते हैं। फिर 1993 से क्या हो जाता है गाइस, हाँ तो देखिए 15 अक्टूबर
1989 तक एक है बंदा। फिर 16 अक्टूबर से मान लेते हैं 1989 से 1990 1 जनवरी 1990 तक, ये रहे आपके 3 1+2। फिर यहाँ से क्या होता है 1990 से लेकर 1993 तक क्या हो जाते हैं, वापस से हो जाता है एक, और यहाँ से फिर वापस से हो जाते हैं 3, मतलब 1993 से वापस से हो जाते हैं 3। तो यहाँ आंसर है, जब पहली बार हुआ 3 तो वो 1989 है। चलिए, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? अब ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया गाइस, ये तो आपको या तो पूरे हमेशा के पता होने चाहिए सदस्य कौन कौन थे। तो लिखा है वर्ष 2000 में डॉक्टर MS गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे तथा कृष्णमूर्ति और क्या है लिंग 2 अन्य सदस्य थे। बाद में क्रमशः लिंग 2 और क्या है आपका कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो NB लोहानी ये नहीं थे। लेकिन भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये हमने कहा था इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला है इसलिए। तो VS रमा देवी। टाइम पीरियड 1990 से लेकर 1990 यानी कि 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो वैसे आंसर है हमारा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया? 25 जनवरी 2011। लिखा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, सेम क्वेश्चन 25 जनवरी। तो गाइस यहाँ पे ना हमारे जो चैप्टर है वो हो गया ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।